ओके। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की विकास यात्रा। इसमें हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट के तौर पर लोक प्रशासन कैसे आगे बढ़ता है और उसकी जर्नी क्या रही है। पूरे सिलेबस में, अगर आरएच के सिलेबस में जितने भी विषय हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, उसमें किसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री इसी जगह है जहाँ हम उस विषय की जर्नी को भी पढ़ते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि शायद ही कोई साल ऐसा गया है आरएस की पिछली परीक्षाओं में जब उससे सवाल न आए हो, मतलब हर बार इससे सवाल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिकों में एक टॉपिक है। फर्स्ट बार तो इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अभी भी हर बार छोटा या बड़ा हर बार एक क्वेश्चन रहता है। वैसे तो देखा जाए तो जो आगे की टॉपिक है, नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन, न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और भी जो चीज़ हम पढ़ते हैं, चाहे वो ई गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, या कॉरपोरेट गवर्नेंस है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक्चुअल में तो इसी के पार्ट होते हैं, क्योंकि वो विषय की जर्नी के भीतर ही अलग अलग जो पड़ाव आए हैं उनको हम देखते हैं। पब्लिक चॉइस थ्योरी है, आजकल न्यू पब्लिक सर्विस का कंसेप्ट आ रहा है, वो सब इसी की एक जर्नी का पार्ट है। तो एक जर्नी को महसूस करना चाहिए कि ये जर्नी क्या है, और उसके बाद में ये तय करना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। तो ये एक पूरी जर्नी को मुझे लगता है कि आप महसूस करो तो एक ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन इस पूरे संदर्भ में हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं, फिर हम इसे देखें कि लोक प्रशासन के विकास को, मतलब इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास को हम दो तरह से देखते हैं, और उसमें जो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो हम देखेंगे। मतलब एक क्रिया के रूप में, एज ए एक्शन, लोक प्रशासन का विकास, एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन का विकास, और दूसरा एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का ही विकास। मतलब एक सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के रूप में लोक प्रशासन, और एज ए एक्शन मतलब वो एक एक्टिविटी के तौर पर कब से है और कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो हम इसे इस रूप में देखते हैं कि एक एक्टिविटी के तौर पर जो लोक प्रशासन है वो उतना ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता, या हम कहें मानव समाज है जितना। मतलब समाज के एक अंग के तौर पर लोक प्रशासन शुरू से रहा है। अगर आप सभ्यताओं की बात करो तो भी आप एग्जाम्पल के साथ में बता सकते हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या चीन की सभ्यता हो, या हड़प्पा की सभ्यता हो। जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें एक नगरीकरण का, मान लीजिए बंदरगाहों की जो क्योंकि उस समय पोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता था, उनका नियंत्रण है, सार्वजनिक व्यवस्थाओं की देखभाल है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नामक व्यवस्था थी। इवन हम ऐसा कहें कि जब से मानव एक समाज के तौर पर समूह में रहना शुरू किया, तब से ही अगर हम इसे देखें तो लोक प्रशासन एक वजूद के तौर पर तब से ही रहा है। लोक प्रशासन तो शुरू से रहा है, एज एक्शन आज भी है। ऐसा कोई मानव इतिहास का पल नहीं मिलेगा जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा हो। लेकिन वो एक गतिविधि के तौर पर, देखो गतिविधि के तौर पर तो हर चीज़ ही रहती है, लेकिन उससे तो कोई अपना गुणगान नहीं कर सकते ना। लेकिन एक विषय के रूप में, ध्यान देना, एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के तौर पर लोक प्रशासन की जर्नी में ये सोशल साइंस का, शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जानकारी में तो यही है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा दावा कर दे, शायद ये सबसे नवीन विषय है। मतलब जितने भी समाज विज्ञान के विषय है उनमें सबसे सबसे लेटेस्ट सब्जेक्ट है एज ए डिसिप्लिन। और एक विषय के तौर पर लोक प्रशासन का विकास, वैसे दुनिया में हम लोग तो कहेंगे 1887 से मानते हैं, नहीं है,
और अमेरिका वाले इसे कहते हैं 1900 से। तो ठीक है, अमेरिका वालों का पक्ष भी देख लेंगे। और इन सब के भीतर एक चीज और आप पहले ही नोट कर लो कि एक विषय के तौर पर लोक प्रशासन का विकास अमेरिका में ही हुआ है। मतलब दुनिया में अगर किसी देश का कंट्रीब्यूशन है तो वो एक ही है, बाकी तो सपोर्टिव रोल में है। तो एज ए सब्जेक्ट अमेरिका के इंटेलेक्चुअल्स ने, विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने एक भूमिका अदा की और एक विषय के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को का प्रादुर्भाव किया उनके प्रयासों से। 1887 में वुड्रो विल्सन एक प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उस लेख से, उस आर्टिकल से, बुक नहीं थी आर्टिकल, उससे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विकास यात्रा को मानते हैं कि वहाँ से शुरू हुआ। अमेरिका वाले थोड़ा सा अलग रूप में देखते हैं, मतलब वो वहीं के थे लेकिन वो उसे कहते कि नहीं नहीं, हम इतने चापलूस नहीं है कि हम वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहें। दुनिया में तो इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम 1900 से मानते हैं, क्योंकि गुडनाउ की एक पुस्तक पब्लिश हुई थी, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, उससे हम मानते हैं क्योंकि वहाँ पे पहली बार स्पष्ट विभाजन किया गया था। तो एक सब्जेक्ट के तौर पर लोक प्रशासन को 1887 से देखते हैं। मैं आपको बजाय आज एक टीचिंग की तरह, मतलब एक क्लास में जैसे पढ़ाते हैं, उसकी बजाय मैं आपको एक कहानी सुनाना पसंद करूंगा, जिससे कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक समझ बने कि कैसे ये विषय आया। कोई अचानक से कोई चीज़ नहीं होती है, इसके पीछे कुछ घटनाक्रमों को अगर हम समझे कि अमेरिका में ऐसा क्या हुआ, उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट के तौर पर आया। तो 5 मिनट के आसपास एक कहानी इसके पीछे की आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी समझ बने। मतलब कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है कहानी सुनाने में आपका, लेकिन उसका मकसद है कि आपका एक समझ बने उसकी। तो देखिए मित्रों, अमेरिका जो आज़ाद हुआ 1776 में, तो वहाँ भी रिवोल्यूशन हुआ था और उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन इसका पहला प्रेसिडेंट बनते हैं। कोई चीज़ में आपसे ये हमेशा ध्यान रखना, ये बाद में चेस्टर आई बर्नार्ड ने भी कहा, और जब आप संगठन बनाएंगे या प्रशासन चलाएंगे तब भी ये चीज़ बड़ा मायना रखेगी कि कोई चीज़ जो इनिशियल स्टेज पे शुरू हो जाती है वो फिर हमेशा चलती है। मतलब वो गलत शुरू हुई तो गलत आगे बढ़ेगी और सही शुरू हुई तो सही आगे बढ़ेगी। इसलिए किसी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। और इसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1887 से बहुत पहले, मतलब 1776 में जब जॉर्ज वॉशिंगटन राष्ट्रपति बने, तब एक गलत परंपरा शुरू हुई। ध्यान दीजिए, एक गलत परंपरा शुरू होती है और वो शुरू होती है भर्ती में। क्या शुरू होती है कि राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने उस समय की व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग थे उनकी पॉलिटिकल पार्टी में, उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो बस क्या था, वो तो एक प्रथम राष्ट्रपति थे, तो व्यवस्था को चलाने के लिए हो सकता है उनका एक इंटरेस्ट रहा हो सकता है उसके पीछे कोई गलत दृष्टिकोण तो नहीं रहा हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हो कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट ना हो करके उन्होंने पॉलिटिकली रिक्रूटमेंट शुरू किया। हालांकि जहां तक मैं समझता हूँ शुरुआत में ऐसी चीज़ें उस समय की ज़रूरत भी होती है, लेकिन उसके बाद जब अमेरिका का संविधान बना, ये लगभग 1789 में बन के तैयार हो गया था, 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली, तब इसमें रिक्रूटमेंट को लेके कोई खास प्रोविज़न नहीं रखा गया। और उसके पीछे वजह ये थी कि अमेरिका चूंकि एक फेडरल स्टेट के तौर पर आया, तो उसमें बहुत कम चीज़ें ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं रखे।
लेकिन ये एक गलत परंपरा, कौन सी, पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट वाली, ये धीरे धीरे जो भी अगला प्रेसिडेंट आता है उसने इस गलत परंपरा को धीरे धीरे और आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते बढ़ाते विकराल रूप धारण करती गई। 1929-30 की बात है, जब दुनिया में मंदी भी आई थी। राष्ट्रपति जैक्सन उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और उस समय ये परंपरा अपने चरम पर, पीक पर पहुंच गई कि सारी नियुक्तियां केवल पॉलिटिकली ही बेस पे होगी। अमेरिका में जो ये भर्ती की राजनीतिक आधारों पर जो नियुक्ति है, उसके लिए एक शब्द प्रचलन में है, आज भी हम इसे यूज लेते हैं, वो यूज लेते हैं स्पॉइल सिस्टम। ध्यान दीजिए, भर्ती की लूट प्रणाली। मैं थोड़ी कहानी सुना रहा हूं, आप इसको जरूर देखिए कि मैं एक कहानी किसी मकसद को लेके सुना रहा हूं, ताकि आपको कभी एग्जाम में हो तो उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पता हो। भर्ती की लूट प्रणाली। जैक्सन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति जैक्सन जी ने इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दिए। मतलब वो केवल और केवल इसे चलाए नहीं, बल्कि वो प्रबल प्रवर्तक थे इस पोल सिस्टम के, और कहा कि कोई भी व्यक्ति जो साधारण नॉलेज रखता है, वो पर्याप्त ज्ञान है उसको प्रशासन को चलाने के लिए, इसमें मेरिट की जरूरत ही कहाँ है। और कोई लंबा समय से अगर सरकारी व्यवस्था में जमा रहता है तो निरस्ता आ जाती है। इसलिए जरूरी है कि हर 4 साल के भीतर जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी होता है, प्रशासन को बदल दिया जाना चाहिए। वो ये भी तर्क देते हैं कि देखिए, ये सरकार के पद है, ये तो सार्वजनिक अमानत है, और उसमें किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य होना ठीक नहीं है किसी एक पद पर, तो बदलते रहने चाहिए। और इसलिए हर 4 साल के बाद पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या सिस्टम था, वो इस स्पॉइल सिस्टम के कारण बदल जाया करता था। और उसके बाद हर नया राष्ट्रपति का जो चुनाव होता, देखिए इसके पीछे रीजन बिहाइंड क्या है। आज की सरकारें भी यही सब चीज़ें करने पे तुली हुई है, भारत में भी अगर आप देखोगे तो। अब ये भी राजस्थान सरकार ने एक आदेश, आप लोगों ने देखा होगा, कि जारी किया है कि कुछ कम संख्या नहीं है, बहुत बड़ा नंबर था, शायद मैं एग्जैक्ट नंबर भूल रहा हूँ, 6,000 से ज़्यादा, नहीं ज़्यादा, 20,000 के आसपास, कि ऐसे लोगों को चयन करेंगे जिनको 60,000 रुपये का स्टाइफंड देंगे और वो सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। नहीं, अभी बीच में आपने लेटरल एंट्री का बड़ा बवाल इस देश में हुआ, तो हम भी ऐसे खूब प्रयास करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट आप देखते ही हो। लेकिन मैं हमारे ऊपर नहीं आ रहा, मैं ब्रिटेन, सॉरी, अमेरिका की उस व्यवस्था पे आ रहा हूँ जहाँ ये बुराई चली आ रही थी। और इसके पीछे कारण क्या था कि राष्ट्रपतियों को ये लगता था कि हमें चुनाव में जो लोग सहयोग करते हैं, चंदा देते हैं, उन्हें हम रिवार्ड क्या दें, और चुनाव में लोग क्यों करें हमें सहयोग। तो उनके पीछे एक स्वार्थ ये रहता था। तो हर 4 साल के बाद अमेरिका का प्रशासन बदल जाता, और नियुक्तियों का आधार मुख्यतः राजनीतिक रूप से दिया गया कंट्रीब्यूशन या निष्ठा कितनी है उसकी, ये एक अपॉइंटमेंट का आधार हुआ करता था। आज भी मुझे लगता है यही होता है। तो ये चीज़ है। आप कहोगे कि मैं ये सारी कहानी क्यों कह रहा हूँ। ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोक प्रशासन के विकास में इस एक बुराई का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? ये बुराई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और ये साल 1980-81 की बात है। 1981 की बात है, लेकिन 1980 के भीतर एक राष्ट्रपति चुनते हैं, नए राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति गारफील्ड। ये एक नए राष्ट्रपति बनते हैं। नहीं है? अब आप कहेंगे कि इन्होंने कोई नया काम किया? नहीं, इन्होंने भी उसी तरह से पॉलिटिकल नियुक्तियां दी, और जैसे सभी राष्ट्रपति करते थे वैसे इन्होंने किया। लेकिन एक घटना घटित होती है 1881 में,
घटना ये घटित होती है कि ये जो गारफील्ड महोदय थे, ये जो अमेरिका जो सुपर पावर उस समय, काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि किस हद तक वो सुपर पावर था ही अपने आप में। अमेरिका का राष्ट्रपति छोटी बात तो होती नहीं है। लेकिन इनकी कोई एक बेरोजगार युवक था, उन्होंने ये बंदूक तान दी और गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। किन्होंने? ये एक बेरोजगार युवक, बिल्कुल 23 साल का युवक था। नाम क्या था? नाम था इनका चार्ल्स गुएट। चार्ल्स गुएट, ये इनका नाम था। 23 साल के बेरोजगार युवक ने शूट कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति को। बहुत बड़ी चीज है कि कोई एक युवक शूट कर दिया। आतंकवादी था? नहीं नहीं नहीं, ये आतंकवादी नहीं था। ये चार्ल्स गुएट गारफील्ड का बहुत प्रबल समर्थक था और राष्ट्रपति गारफील्ड के चुनाव में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हिस्सा लेने के साथ ही मतलब एक अपेक्षा तो होती है, देखिए मैंने इतना किया, कितना क्या कुछ नहीं कर दिया। तो एक होप थी इसे कि बाद में राष्ट्रपति जी के जो लोग होंगे वो उन पर ध्यान देंगे और उनका भी कहीं पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और ये निराश, 7-8 महीने की निराशा से फिर एक दिन शूट कर दिया गारफील्ड को। ये जो घटना थी, ये एक टर्निंग पॉइंट होती है पूरे दुनिया के इतिहास में, एकेडमी के क्षेत्र में। क्योंकि एक युवक ने क्यों शूट किया राष्ट्रपति को? कि उसे नौकरी नहीं मिली। नौकरी क्यों नहीं मिली? क्या वो डिजर्व नहीं करता था? तो मेरिट बेस तो था नहीं, क्योंकि नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत मेहनत की इनके लिए पॉलिटिकली, लेकिन मुझे उसको रिवार्ड मिलना था, वो नहीं मिला। और इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका के अकादमिक जगत में उथल पुथल हुआ और कहा गया कि अब तो इस पर सुधार होना चाहिए। हालांकि इससे पहले ही बात उठने लगी थी, लेकिन होता है ना कि आग में घी डालने जैसा काम किया। और अमेरिका की कांग्रेस ने 1883 में, मतलब ये 1881 की बात है, 1883 में एक एक्ट पारित करती है, नहीं एक कानून बनाती है और उस कानून के माध्यम से मेरिट सिस्टम लागू करती है। मतलब योग्यता आधारित सिस्टम व्यवस्था लागू की जाती है। लेकिन ये प्रयास कानून द्वारा किया गया, लेकिन परंपरा इतनी तेजी से थोड़ी बदलती है। मुश्किल से 10% पदों पर मेरिट बेस्ड सिस्टम लागू किया गया। मतलब ये जो 1883 का पेंडल्टन एक्ट बोलते हैं इसे जो है पेंडल्टन एक्ट बोलते हैं। और इस पेंडल्टन एक्ट के द्वारा मेरिट सिस्टम को लागू किया जाता है और 10% पदों पर रिक्रूटमेंट होता है। तो अब पेंडल्टन एक्ट का एक नया प्रयोग आया, भाई अब तो मेरिट बेस्ड सिस्टम लागू करना चाहिए। और उसी दौर में ध्यान दीजिए, अमेरिका में सबसे बड़ा विषय था कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिक्रूटमेंट है, सिस्टम है, ये कैसे काम करे, इस पे सबसे ज़्यादा एकेडमिक जगत के लोगों ने लिखना शुरू किया। और उन्हीं में से एक आर्टिकल उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो बहुत फेमस और बहुत विश्वसनीय विश्वविद्यालय थे, उनके प्रोफेसर थे प्रोफेसर वुड्रो विल्सन। उन्होंने भी एक आर्टिकल, उस समय 3 महीने में एक बार निकलने वाली मैगजीन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक एक पत्रिका में एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं और उसका शीर्षक था
टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में ये इस 3 महीने या त्रैमासिक प्रकाशित होने वाले जर्नल में ये आर्टिकल पब्लिश होता है। और इस आर्टिकल के पब्लिश होने के साथ ही एक नई दिशा मिलती है कि राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन को एक विषय के तौर पर पृथक किया जाना चाहिए। जो बात पहले से चली आ रही थी, जो बात बहस कई लोगों ने की थी, लेकिन एक स्पष्टता के साथ में वुड्रो विल्सन ने उस बात को रखा। रखना तो महत्वपूर्ण नहीं है, रखा तो पहले भी कई लोगों ने होगा, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में उसको एक रिकग्नाइजेशन मिला, उसको एक पहचान मिली और उसको ये बात की स्वीकार्यता मिली कि हाँ, विल्सन साहब जो कह रहे हैं वो बात सही है। और इसीलिए वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर माना जाने लगा और यहीं से एक विषय के तौर पर लोक प्रशासन का एक अलग विधा के तौर पर विकास शुरू हो जाता है। और वुड्रो विल्सन ने जो ये आह्वान किया लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक हो जाना चाहिए, इसे ही विल्सोनियन पुकार या विल्सोनियन विभाजन, विल्सोनियन डिवीजन कहा जाता है। तो ये मैंने एक कहानी आपको सुनाई, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। लेकिन इसके पीछे मैं इसलिए ये सारा हिस्टोरी बताई कि आपको पीछे का बैकग्राउंड समझ में आए कि अमेरिका में लोक प्रशासन एक विषय के तौर पर किन परिस्थितियों के कारण, किन मूल वजह के कारण उद्भव हुआ, उसके पीछे की बैकग्राउंड की कहानी क्या है। ठीक है, बोर्ड पर 1981 लिख दिया क्या, 1881 कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू आपने बताया। तो ये मैंने कुछ कहानी बताई है, लेकिन अब मैं दोबारा से इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अब वापस टॉपिक को। ये मैंने कहानी सिर्फ सुनाने के लिए थी, इसमें लिखने के लिए कुछ पॉइंट लिख लो, कुछ मेरी किताब में मैंने थोड़ा सा संदर्भ बताया है। ज़्यादातर पुस्तकों में बैकग्राउंड कहानी आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एक विषय के तौर पर लोक प्रशासन का जो विकास है, लोक प्रशासन का जो विकास है, ये जो विकास है, इसे कहाँ से शुरू मानते हैं हम, 1887 से, 87 के उपरांत। मतलब यहाँ से क्या होता है। लेकिन एक चीज और भी हमें देखनी है कि 1887 से पहले भी तो कुछ हुआ होगा ना। 1887 से पूर्व क्या हुआ, ये भी तो हमें एज ए डिसिप्लिन कुछ तो हुआ ही होगा। तो हम 1887 से पहले की चीजें भी थोड़ी देखें। देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स थी उस दौर की, उनमें सब में ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन पुस्तकों का हिस्सा रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकदम से नहीं आया, ये बात पहले से भी चली आ रही थी। जैसे पूर्व का जो साहित्य है उनमें हम देखें क्या क्या देख सकते हैं। इसमें हम प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को देख सकते हैं। अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटिक्स को देख सकते हैं। लॉक की पुस्तक, ये सारे पॉलिटिकल साइंस के, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट को देख सकते हैं।
प्लेटो, अरस्तु, लोक, मैकियावली की पुस्तक, द प्रिंस को देख सकते हैं। ये तो पॉलिटिकल साइंस के हैं ही, कौटिल्य भी पॉलिटिकल साइंस का ही है वैसे, लेकिन इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स नहीं, अंग्रेजी में भी कहते हैं अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने बहुत डिटेल से मौर्य काल की व्यवस्था का उल्लेख किया। आप इतिहास में पढ़ते भी होंगे, 6 प्रकार की समितियां बताई, किस तरह से गुप्तचर व्यवस्था, विदेश नीति, एक राजा के क्या गुण होना चाहिए, वो शानदार उन्होंने बताया है। इवन जो महाभारत का हमें पता नहीं, लेकिन महाभारत का शांति पर्व जो है उसमें भी हम ये सारा जिक्र देख सकते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि उससे पहले के लिटरेचर में भी ये चीजें थी, तो हमें उनकी पुस्तकों का नाम पता और हम बताएं कि उनमें भी ये बातें रही थी और आज भी है उन लिटरेचर में। एक तो ये हम पूर्व का साहित्य बता सकते हैं। दूसरा, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं पहले वाले में ही। दूसरी चीज में हमें कुछ खुदाई से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी देखना चाहिए हम लोगों को। और ये ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं पश्चिमी यूरोप के कुछ देश के छोटे छोटे एरिया, जैसे ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इनमें कुछ ताम्रपत्र जिन पे कुछ लिटरेचर लिखा हुआ है वो मिले हैं। और ये 18वीं सदी का लिटरेचर लिखा हुआ है और उस लिटरेचर में एक व्यक्ति का नाम बार बार आता है जिसका नाम था जॉर्ज जिंके। और इन ताम्रपत्रों में जो शोध ग्रंथ थे, रिसर्च पेपर थे, उन पे लोक सेवकों के ट्रेनिंग के विषय में, ध्यान देना, लोक सेवकों के प्रशिक्षण संबंधी विवरण दिया हुआ है। और ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि 18वीं सदी में ये पश्चिमी यूरोप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म को लेकर के एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन का नाम हम लोक प्रशासन में कैमरलिज्मवाद के तौर पर देखते हैं। और ये सवाल आ रहे, इसमें आ भी चुका है, पहले भी आया था, तो ये भी हम थोड़ा समझें। तो दूसरी घटना है वो आपको समझना चाहिए, कैमरलिज्मवाद। वाद मतलब कोई एक मूवमेंट था। क्या है ये पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में खुदाई से ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें ब्राजील है, नहीं है, आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, परसा भी कह सकते हैं, ऑस्ट्रिया है, यहाँ से कुछ मिले हैं। क्या मिले हैं? शोध पत्र मिले हैं, ताम्रपत्र भी कहेंगे। क्या है इस पे? प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। कौन थे इसके प्रवर्तक? इनके प्रवर्तक जॉर्ज जिंके थे। लेकिन ऐसा लिटरेचर मिला है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और कैमरलिज्मवाद क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दूसरी चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने समझा होगा इस बात को। तीसरी चीज, इसके अलावा क्या मिला हमें? तो इसके अलावा हम देखते हैं कि अमेरिका में एक शब्दकोश प्रकाशित हुआ था 18वीं सदी में, जिसका नाम था द फेडरलिस्ट। उसके आर्टिकल 72 में पहली बार इस शब्द को, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को डिफाइन किया गया दिखता है वहां। और वो अमेरिका के पहले
वित्त मंत्री थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो उन्होंने इस शब्द को डिफाइन किया है। तो हमें एक और संदर्भ मिलता है कि ऐसा शब्द पहली बार प्रकाशित हुआ वो 18वीं सदी में, है ना, लगभग 1772 की बात है। ये 18वीं सदी का मतलब 1772 एग्जैक्ट लिस्ट की डेट है। तो यहाँ पे एक और चीज है कि 1772 में जो विश्व शब्दकोश था द फेडरलिस्ट, इसके अनुच्छेद 72 में लोक प्रशासन की परिभाषा मिलती है। एग्जैक्ट, बस इससे ज्यादा हमें नहीं देखना है। लेकिन एक लिटरेचर और है जिसको हमको जानना चाहिए, और उसका नाम है फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बेनिन। ध्यान दीजिए, एक और लिटरेचर को हमें 1887 से पहले देखना चाहिए। यह है 1812 की बात है, पब्लिश होता है। फ्रेंच लेखक है। फ्रेंच, हमें पता हो कि सारा काम अमेरिका में हो रहा था, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए जानने के लिए कि फ्रेंच लेखक है चार्ल्स जीन बेनिन। चार्ल्स जीन बेनिन, इनकी पुस्तक थी। चूंकि फ्रेंच जो लैंग्वेज होती है उसमें डी अक्षर जो है वो प्रायोरिटी पे रहता है, मतलब डी अक्षर का प्रयोग बहुतायतता से होता है। तो उनकी हिंदी में तो हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के सिद्धांत, लेकिन अंग्रेजी में उसका नाम था प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, और पब्लिक में सी नहीं है। उसका नाम था प्रिंसिपल्स डी, ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन उल्टा चलती है पब्लिक में सी नहीं है, QUE। ये पुस्तक प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में लोक प्रशासन की एक व्यवस्थित डेफिनेशन दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि 1887 से पहले लिटरेचर नहीं था। 1887 से पहले भी लिटरेचर था, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं था जो स्पष्ट तौर पर लोक प्रशासन की बात करता हो। बस थोड़ा कहीं डिफाइन करता हुआ मिला है, कुछ परिभाषा मिली है, कुछ बिखरे हुए रिसर्च पेपर, ताम्रपत्र मिले हैं कुछ जिनमें प्रशिक्षण से संबंधित बात है। या ज़्यादातर हम देखते हैं तो जो पॉलिटिकल साइंस का जो लिटरेचर था उसके साथ साथ प्रशासन की, राजा के मंत्रियों की क्या गुण होने चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इसका जिक्र मिलता है। इसलिए उन पुस्तकों का रेफरेंस देते हुए हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक साहित्य की विधा के तौर पर, एक विषय के अनुशासन के तौर पर बिल्कुल एकदम से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि ये अलग अलग लिटरेचर में पहले भी था। मुझे लगता है कि ये चीज़ जो मैंने 1887 से पहले की एक कहानी बताई, ये आपको कितनी समझ में आई है मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ और मैं आगे की चीज़ को जारी रखता हूँ। तब तक आप अपने कमेंट और कोई क्वेश्चंस और कोई सुझाव हो तो वो देते रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं 1887 के उपरांत लोक प्रशासन का विकास, ये हम देखते हैं। डन। 1887 के उपरांत लोक प्रशासन का विकास। तो 1887 में मैंने आपको जैसे बताया कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में बहुत सारा लिटरेचर आता है, उसकी जर्नी शुरू होती है।
और आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट के तौर पर बहुत लोकप्रिय विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है। ये मैं आपको कह सकता हूँ मेरे अपने अनुभवों से भी। मेरा अपना विषय है तो इसके प्रति झुकाव होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसमें कोई वस्तुनिष्ठता की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वस्तुनिष्ठ रूप से भी सोचता हूँ तो भी मतलब अपने खुद के जीवन के लिए, एक नागरिक के तौर पर जीवन के लिए ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत प्यारा विषय है। ऐसी मेरी समझ एक ऑब्जेक्टिवली भी कहती है। हो सकता है कि ये समझ ऑब्जेक्टिवली नहीं हो, मैं दावा नहीं कर सकता। ओके, लेकिन इस जर्नी को हम समझने के लिए फेजेज में डिवाइड कर देते हैं तो ये जर्नी सही तरीके से समझ में आ जाती है। जैसे हम हमारी जर्नी को भी देखते होंगे कि हम मुख्यतः कुछ कालखंडों में बांट देते हैं, जनरली इसी तरह से बांटते हैं। तो कोई एक विभाजन रेखा स्पष्ट तौर पर खींच तो नहीं सकते, लेकिन मोटे तौर पर एक विभाजन रेखा किसी विकास को समझने के लिए हम खींचते हैं। और इसी तरह से लोक प्रशासन के विकास यात्रा को समझने के लिए भी एक वो विभाजन जो दुनिया में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है उसको हम देखते हैं, और एक वो विभाजन जो निकोलस हेनरी ने रखा है, अमेरिका का बहुत बड़ा विद्वान है जिनकी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर में उन्होंने रखा है, उसको हम देख सकते हैं। तो इन दोनों विभाजनों का कालखंड और उस कालखंड के नामकरण वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि एक सार्वभौमिक वर्गीकरण क्या है विकास का और एक निकोलस हेनरी का वर्गीकरण क्या है, मुझे लगता है कि आगे बढ़ने से पहले वो हमें देख लेना चाहिए। और आप सब इस बीच में कुछ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में तो आ रही है और टीचिंग से आप संतुष्ट है या नहीं है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी आप फील कर रहे हैं वो भावनाएं आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ दो भागों में मैं इसका वर्गीकरण बताता हूँ। एक वो जो सामान्य विभाजन माना जाता है और एक वो जो निकोलस हेनरी का वर्गीकरण है। निकोलस हेनरी का विभाजन है, हमें दो चीजों से देखना चाहिए। जो सामान्य विभाजन है उसमें 5 कालखंड माने हैं। एक प्रथम चरण, ये प्रथम चरण का जो समय है वो 1887 से 1926 तक का समय मानते हैं और इसे राजनीति, प्रशासन, द्विभाजन नाम दिया जाता है। राजनीति, प्रशासन, द्विभाजन, और हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, है ना। अंग्रेजी भी हम कहें तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, ये पहला चरण मोटे तौर पर मानते हैं। अंदर क्या होगा इसे हम फिर आगे देख सकते हैं। चरण जो दूसरा है, चरण सेकंड, ये फर्स्ट चरण था। चरण जो सेकंड है इसका कालखंड 1926 लिखिए यहाँ पे, पहले वाले में 27 नहीं 26, 1927 से 1937 तक का 11 साल का पीरियड है। और इसका जो नामकरण है था वो है सिद्धांतों का स्वर्णकाल। सिद्धांतों का स्वर्णकाल, और इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स
गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स। ये दूसरा चरण। चरण तीसरा जो है, चरण जो थर्ड है, इसका कालखंड हम 1938 से 1947 तक का मानते हैं। और इसका जो नामकरण है उसे हम कहते हैं चुनौती का काल। चुनौती का काल, और अंग्रेजी में हम कहते हैं एरा ऑफ चैलेंजेज। एरा ऑफ चैलेंजेज, चुनौती का कालखंड। अंदर की बातें हम बाद में करेंगे। ये तीसरा चरण है। चौथा चरण अगर हम देखें, इसमें हम जो है चरण फोर्थ अगर हम देखें ये, तो हम इसका कालखंड जो है वो 1948 से 1970 तक का हम मानते हैं। और इसका जो नामकरण दिया है वो नामकरण हम देते हैं अस्तित्व का संकट काल। अस्तित्व का संकट काल, और अंग्रेजी में हम कहते हैं द क्राइसिस ऑफ एरा ऑफ द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ये चौथा चरण का नामकरण देते हैं। ये याद रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए इंटरनल चीज़ों के साथ में ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन एक बार इन्हें याद करने का आप एफर्ट्स कीजिए और सही उच्चारण और सही तरीके से इन्हें देखिएगा आप लिख करके। जो पांचवा चरण है, चरण फिफ्थ जो है, जिसको अंतिम चरण भी कहते हैं। कुछ पुस्तकों में 6 चरण भी हैं, लेकिन हम 5 ही चरण जो मैक्सिमम पुस्तकों में लिखा है। इसका कालखंड 1970 से टिल नाउ, अब अंग्रेजी हिंदी मिक्स हो गई नहीं है, टिल नाउ मतलब अब तक का जो कालखंड है वो है। और इसमें हम इसे कहते हैं लोक नीति कालखंड, या कुछ पुस्तकों में वह नहीं, इसे कहते हैं अंतर विषयी कालखंड नहीं है। तो हम इसे अंग्रेजी में पब्लिक पॉलिसी एरा या इंटरडिसिप्लिन एरा भी कह देते हैं। ये क्या है? ये सामान्य, अगर आपसे निकोलस हेनरी का नाम लेके नहीं पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि एक विषय के तौर पर लोक प्रशासन की विकास यात्रा के चरण लिखो, तो आप ये 5 चरण लिख देंगे एज इट इज। और केवल एक बार तो सवाल चरण लिखने पे ही पूछा गया है। फिर किसी एक चरण को लेके कहानी पूछ सकते हैं, और 5 चरणों की कहानी 100 शब्दों में पूछ ले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका एक बार नामकरण आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी तरफ जो बहुत बड़ा विद्वान है, स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, निकोलस हेनरी, जिनकी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर, जो अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर भी है और लोक प्रशासन में अभी भी सबसे ऑथेंटिक, सबसे पॉपुलर बुक मानी जाती है। उन्होंने जो लोक प्रशासन के विकास का वर्णन किया अपनी पुस्तक में, वो थोड़ा अलग रूप में है। वो क्या है? निकोलस हेनरी ने कहा कि ये चरण जो फर्स्ट है, चरण फर्स्ट, इसका कालखंड जो है 1900 से 1926 होगा, और नामकरण होगा वो सेम होगा। आप लिख लीजिए, मतलब पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी,
राजनीति, प्रशासन, द्विभाजन। लेकिन इन्होंने कालखंड को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि ये वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पितामह नहीं कहते हैं, ये गुडनाउ को मानते हैं। इसलिए इनके अनुसार लोक प्रशासन की जो जर्नी है वो 1887 से नहीं बल्कि 1900 से शुरू हुई। थोड़ा इंटरनली आप थोड़ा जब सब्जेक्ट में हम कल देखेंगे तो और बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। ओके, दूसरा जो चरण है ना, जो दूसरा चरण है, चरण जो सेकंड है, इसका बिल्कुल सेम पीरियड उन्होंने बताया 1927 से 1937 का, और इनका नामकरण भी बिल्कुल सेम बताया, गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल। मतलब इससे उन्होंने उसी रूप में बताया जिसे हम मानते हैं, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। जो तीसरा चरण है, नहीं, लोक प्रशासन का जो तीसरा चरण है उसको लेके उनकी आपत्ति थी। कौन सा? ये वाला, कि 1938 से 1947 तक, हम इसे चुनौती का काल कहते हैं। कल हम इसको समझेंगे कि ऐसा हम क्यों कहते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं कि इस पीरियड के भीतर लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी कि नहीं, लोक प्रशासन के कोई सिद्धांत नहीं है, ये तो सब मुहावरे हैं, ये तो सब लोकोक्तियां हैं। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म का उद्भव होता है, व्यवहारवाद प्रबल होता है और सवाल खड़ा करता है कि जो आपने सिद्धांत खड़े किए वो तो सारे नकली है, डुप्लीकेट है, ओवरलैपिंग है, और एक माहौल बना उनके खिलाफ। इसलिए निकोलस हेनरी का ये मानना है कि जो पीरियड है, थर्ड फेज जो इसमें हमने देखा है, इसको हम विकास का चरण नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि इसमें तो रिएक्शन हुआ। ये तो प्रतिक्रिया का चरण था। इसलिए अगले 20-22 साल को वो एक साइलेंट पीरियड के तौर पर, किसी चरण के तौर पर व्याख्या नहीं करते। और उन्होंने जो तीसरा चरण बताया, नहीं है, जो उन्होंने जो हेनरी ने, निकोलस हेनरी ने जो तीसरा चरण बताते हैं, वो तीसरा चरण का जो अवधि वो बताते हैं वो 1950 से 1970 तक बताते हैं। और इसे उन्होंने कहा लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस। लोक प्रशासन, इसे हिंदी में लिखना थोड़ा राजनीति विज्ञान के समकक्ष, समकक्ष। अंग्रेजी में लिखे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस। ये उन्होंने तीसरा चरण बताया। अब इसे क्यों बताया अब हम समझेंगे। उन्हें लगता है कि ये पॉलिटिकल साइंस की ज्यादा नजदीक चला गया। चौथा जो चरण था, चौथा जो चरण था, फोर्थ, ये वो टाइम फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम देते हैं 1956 से लेके, ध्यान देना, 1956 से लेके 1970 तक। तो जो थर्ड फेज 1950 से 1970 बताया, फोर्थ फेज के लिए वो कहते हैं 1956 से 1970। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये दो 56 से लेके 70 तक का जो पीरियड है ये ओवरलैप चल रहा है, और इसे वो कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रबंधन के समकक्ष। मतलब ये कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रबंधन के समकक्ष है, ये समकक्ष है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मैनेजमेंट, एज ए मैनेजमेंट, ये चौथा चरण बताते हैं।
और पांचवा चरण नहीं है, ये जो पांचवा चरण है इसका वो टाइम फेज वही वापस वहीं आ जाते हैं 1971 से। यहाँ भी हमने सही 70 लिख दिया। 1971 से अब तक जारी है और इसे वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजी में लिख देता हूँ एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप हिंदी आराम से कर लिए होंगे। लोक प्रशासन, एक लोक प्रशासन के रूप में, लोक प्रशासन एक लोक प्रशासन के रूप में, ऐसे वो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो दो क्लासिफिकेशन हमने देखा। एक जनरल क्लासिफिकेशन हमने देखा, नहीं है, ये वाला विभाजन जो हम अगर हमें नाम लेके नहीं पूछे तो ये ही हम विभाजन देखेंगे 5 चरणों वाला। और एक निकोलस हेनरी का नाम लेके पूछे तो फिर वो थोड़ा सा अलग तरह से बताते हैं, वो हम देखेंगे। और आज की क्लास में सिर्फ मैं यहाँ तक की जर्नी तय करता हूँ और कल फिर हम पहला चरण को हम पढ़ना शुरू करेंगे कि लोक प्रशासन की विकास यात्रा का जो पहला चरण था उसमें क्या हुआ, उसकी क्या विशेषताएं रही, क्या क्रिटिक्स है वो भी देख लेंगे, कौन कौन लोग उस समय आए, दूसरा चरण में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, और जो अंदर की जो कहानी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही है। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट्स हो, कोई सजेशन हो तो अब आप बता सकते हैं। शुक्रिया।